सुबह सवेरे लेके तेरा नाम, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। संगीतकार और रचयिता जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी। जो स्टूडेंट्स संगीत में जा रहे हैं उनको कुछ करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वो लैब अटेंडेंट की जॉब हमने थोड़ा टाइम की, उसके बाद अचानक से मुझे किसी ने बताया हमारे दर्शकों को जानकारी दें ताकि हम लोगों तक सूचना पहुंचे कि संगीत के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हरियाणा में किया जा रहा है। हमने वॉइस ऑफ इंडिया के एक वेबसाइट को जो कि sternal.com के साथ उसका लॉन्च किया। मैं चाहूँगा कि अब हम चर्चा करेंगे वॉइस ऑफ इंडिया क्या है, हम किन स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन दिलवाएंगे। यहाँ सिनेमा सिंगर एसोसिएशन है, तो वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। ये बात मैं कर रहा हूँ 1975 की। उन दिनों भी 160 रुपए वो मिलते थे। मुझे जहन में आ रहा है वो फिल्म शायद इसीलिए तो नहीं बनी, कहती थी तुम कब जाओगे। हाँ, हमारे पास वड़ा पाव खाने का भी पैसे नहीं थे। हमारे जो लोकल कॉलेजेस स्कूल्स हैं या हरियाणा के स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं के बच्चे हमको कैसे जुड़ पाएंगे, क्या इसके विषय में कोई और लोगों से आपकी चर्चा हुई है? जब से ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। बैठक होती रहती है हमारी राकेश जी के साथ, और स्टनल के विषय में, वॉइस ऑफ इंडिया के विषय में बहुत से कॉलेजेस से हमारी बात चल रही है। डॉक्टर साहब, अभी स्टनल की जो बात चल रही है, आपने चर्चा की कि हम ऐसे ऐसे पहुंचेंगे अपने ऑफलाइन से भी ऑनलाइन से भी, तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि जो संगीत की एजुकेशन है वो उन बच्चों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही, उसमें स्टनल क्या योगदान देने वाला है? स्टनल के माध्यम से वो जो है घर बैठे ऑनलाइन संगीत की शिक्षा और अच्छे गुरुओं के द्वारा सीख सकते हैं। मैं मेरो हरियाणा के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में, जहां पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन को आहूत किया है संगीत के लिए। उनके सिखाए हुए हज़ारों बच्चे न केवल हरियाणा अपितु हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और यूं कहें कि अब तो विदेशों में भी आपके शिष्य संगीत को सीखकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बड़े बड़े शोज़ करते हैं। सुबह सवेरे लेके तेरा नाम, एक ऐसी लाइन जो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज ये जो प्रार्थना है जो सभी स्कूल्स में गाई जाती है, जिसके निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और रचयिता जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में, मेरो हरियाणा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि आपने अपने जीवन को जिस प्रकार से आहूत किया है संगीत के लिए, वो नमन करने योग्य है। आप यूं कहें कि मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं कि जो काम आपने इस दुनिया के लिए किया है, संगीत की दुनिया के लिए किया है। मैं चाहूँगा कि आप मेरो हरियाणा के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी चर्चा करें, अपने विषय में थोड़ी सी जानकारी दें, फिर सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। मेरे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे। महेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने ये चैनल शुरू किया है मेरो हरियाणा। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आप इसमें हरियाणा की संस्कृति की बात करेंगे, हरियाणा के बारे में चर्चा होगी। यकीनन हम संगीत जो है वो हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश में, पूरी धरा पर संगीत फैला हुआ है। तो लेकिन क्योंकि हम हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा हमारी जन्मस्थली है, हमारी कर्मस्थली है, तो उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल मेरो हरियाणा शुरू किया। उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी और मैं आपके विषय में जो मेरे पास जानकारियाँ हैं, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप स्वयं बताएं कि आपका संगीत का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। कुछ शब्दों में आपसे जानकारी मिलेगी ताकि हम अपने जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनको पता लगे कि हम आज किन शख्सियत के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे हैं। आपका सफ़र की थोड़ी सी चर्चा की जाए, फिर हम आगे बात करते हैं संगीत की। सफ़र की बात करें तो पूरी पिक्चर को मैं अपने जीवन की घुमाकर वहाँ ले जाता हूँ जहाँ मैं एक छोटा सा बालक 6 साल का, गवर्नमेंट स्कूल करनाल, हमारे यहाँ एक जाटों गेट जगह है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 8 हुआ करता था जी। और उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ जी। मुझे कुछ ज्ञात नहीं था संगीत के बारे में। पहली क्लास में एडमिशन हुआ और हमारे यहाँ
शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी। पहले स्कूलों में, सभी स्कूलों में हुआ करती थी। तो स्कूल में बाल सभा हुई और हमारे टीचर ने पूछा सारी क्लास से कि कौन कौन गा सकता है। अब जिज्ञासु मन वो अंदर से एकदम हाथ खड़ा कर दिया उसने जी कि मैं गाना सुनाऊंगा, और टीचर ने बुला लिया सामने। तो मुझे आज भी याद है कि उन दिनों एक गाना बहुत मकबूल था, जट कुड़ियां तो डरदा मारा कि मोढे उत्ते डांग रखदा। जी वो थोड़ी थोड़ी पंक्तियां मुझे याद थी, तो मैंने वो गीत वहां गुनगुनाया, गाया। उसके बाद टीचर ने मुझे शाबाशी दी और सभी टीचर जानने लग गए, सभी क्लास के बच्चे जानने लग गए। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। एक बाल्यकाल की अवस्था है आपकी, तो आप कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, संगीत के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो संगीत अंदर था। वो कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम, क्योंकि कुछ लोगों की बैकग्राउंड होती है, उसके परिवार में संगीतकार होते हैं, तो वो परंपरा चलती रहती है आगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि मैंने अपने पिता को कभी 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 गाते हुए नहीं सुना। जी लेकिन हमारी माता जी सुबह उठती थी तो कुछ एक भजन वो गुनगुनाया करती थी, तो हमारे जहन में वो सारा संगीत, उनका गाया हुआ गीत, उनके गाए हुए भजन वो जहन में गूंजते रहते थे। तो शायद वो एक ब्लड में वहीं से आया, मैं समझता हूँ। लेकिन सीखना कहीं नहीं हुआ। तो स्कूल में चलते रहे। 5वीं तक वो स्कूल था, तो वहाँ गाते रहे। उसके बाद 6ठी क्लास में हम डीएवी स्कूल, यहाँ डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें एडमिशन हुआ। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई संगीत का ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि वहाँ संगीत के लिए कुछ जी अध्यापक थे या प्रॉपरली सिखाया जाता था। तो जब भी अवसर मिलता था वहाँ क्लास में गा लेते थे या असेंबली में गा लेते थे। तो इस तरीके से वहाँ भी कुछ एक स्टूडेंट और टीचर जानने लग गए थे कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें शिरकत करनी होती थी, तो हमें बुलाया जाता था और उसमें हम गाते थे। लेकिन यहाँ तक भी मैं नहीं समझता कि कुछ एक संगीत के बारे में बहुत उन्नति कर ली थी या जानकारी थी, कुछ भी नहीं था। हायर सेकेंडरी पास कर ली। जी उस वक्त हायर सेकेंडरी हुआ करती जी थी। हाँ, जी आजकल तो वो नहीं है, उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो संगीत के विद्यार्थी होते हैं ना, वो पढ़ाई में थोड़ा, सबके बारे में तो नहीं, लेकिन बहुत आयत में मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं। और मैंने गलती से वहाँ मैथ ले लिया, और मैथ के टीचर भी हमारे कौन हुआ करते थे, जो स्वामी प्रेम मूर्ति जी, आज जिनका मानव सेवा संघ के संचालक हैं, उनका बहुत ख्याति है, बहुत नाम है। तो वो मैथ हमें पढ़ाते थे, लेकिन मैथ हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता था। तो 20 साल में ही मैंने वो सब्जेक्ट बदले, दूसरे सब्जेक्ट लिए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वो 11वीं हो गई किसी भी तरीके से। जी अब उसके बाद क्या है कि तब तक कुछ समझ नहीं थी। घर की स्थिति ऐसी थी कि माता पिता, मतलब हम बड़े छोटे स्तर से, छोटे लेवल से उठ के आए हैं। पिता कृषि का काम करते थे। जी यहाँ से मधुबन तक पैदल जाना, वहाँ खेती करनी, वापिस आना। मदर जो है वो घर के काम किया करती थी। तो घर की अवस्था ऐसी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मन में अंदर था कि संगीत आना चाहिए, संगीत अंदर से तो वो पनप रहा था, लेकिन उसका कोई रिसोर्स नहीं था हमारे पास। तो धीरे धीरे करके जब हम +1 उसको कहें, उस समय हायर सेकेंडरी करें, वो पास की। अब उसके बाद सबसे पहला प्रश्न ये था कि आपको संगीत के बारे में नहीं कुछ सोच थी, आपको ये था कि किस तरीके घर के अंदर मैं बड़ा होने के नाते किस तरीके से अपने घर की जिम्मेदारी संभालूं। अगर मैं कहता था मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ आगे पढ़ना है, तो घर वाले मना करते थे कि नहीं। और उनकी वास्तव में अवस्था भी नहीं थी ऐसी कि वो मुझे पढ़ने का खर्चा दे पाते। अब देखिए सफ़र की बात जहाँ तक आपने पूछी है, जैसे ही मैंने बाहर निकला तो मुझे उस समय आवश्यकता थी, तो SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आपको जॉब करनी है, तो मैं सहर्ष मैंने हाँ भर दी, और लैब अटेंडेंट के रूप में मुझे वहाँ नियुक्ति की गई मेरी, और 90 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। जी मुझे आज भी याद है, वो 90 रुपये से मैं घर का खर्चा भी कुछ कुछ चलाता था, और उसके बावजूद भी 10, 15, 20 रुपये मैं बचा लेता था। तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन वहाँ मुझे तकलीफ़ एक हुई कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का काम करते करते मैं बच्चों को पढ़ाने भी लगा, और उस समय
एक ट्रिप हमारा नेपाल में गया उस स्कूल का, तो वहाँ मुझे उस ट्रिप में जाने का मौका मिला। उस ट्रिप में बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ मैं था, तो वहाँ हम गाड़ी में गाते हुए गए, वापसी पे गाड़ी में गाते हुए आए, और वहाँ भी संगीत में बहुत रुचि दिखाई। तो एक बहुत अच्छा हमारी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन बन गया वहाँ। तो वापस आया तो जो अंदर की तड़प है, जो अंदर का कलाकार है या जो अंदर का संगीत जो है, वो कुछ और डिमांड कर रहा था। पैसे कमाने की एक अलग जो मन में इच्छा थी। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, जब 1-1.5 साल मैंने वो काम किया, उसके बाद मुझे ये था कि नहीं, मुझे संगीत सीखना है, मुझे आगे पढ़ना है। मन में एक ये विचार आता था कि नहीं, एक मुझे किसी अफसर में बाबू बनकर नहीं रहना है। डॉक्टर साहब, भाई पढ़ाई की जो बात हुई है, जो एक पॉइंट आया है पढ़ाई का, मैंने आपका बायोडाटा पढ़ा है। मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि डॉक्टर साहब ने संगीत प्रभाकर किया है, संगीत प्रवीण किया है, संगीत विशारद किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब ने एमफिल किया, वो भी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद आपने पीएचडी की। यानी कि संगीत की के जो एजुकेशन की जो विधा थी उसको आत्मसात किया, और आज उस मकाम पे पहुँचे। आप खालसा कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। ये सब कुछ एक साथ बिना रुके कैसे आप कर पाए? क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि जो संगीत के स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच में घबरा जाते हैं कि क्या होगा इससे, क्योंकि भविष्य नज़र नहीं आता। वो ज़माना एक था कि जब चिंता रहती थी कि जो स्टूडेंट्स संगीत में जा रहे हैं उनको कुछ करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी वैकेंसी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नहीं हुआ करती थी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रकाश इसके बारे में डालेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, देखिए महेश जी, ये सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में ही करके आपको बता रहा हूँ। जब वो लैब अटेंडेंट की जॉब हमने थोड़ा टाइम की, उसके बाद थोड़े से पैसे एकत्रित किए, तब अचानक से मुझे किसी ने बताया कि यहाँ करनाल के अंदर एक मंजी साहब गुरुद्वारा है, उसके सामने ऊपर चौबारे पर एक गुरुजी हुआ करते थे, पंडित रेशमी चंद्र जी। उस समय बहुत मकबूल थे वो, और कोई सोर्स नहीं था आपके पास सीखने का, तो आरसी शर्मा उनको बोलते थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थे। तो मुझे किसी ने बताया और मैं शाम को उनके पास चला गया। जी, गुरुजी ऐसा आपसे संगीत सीखना है। तो गुरुजी ने बोला कुछ गा के सुनाओ। तो मैंने उनको सुनाया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप संगीत सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए 30 रुपये महीना फीस होगी। लेकिन मैं 30 रुपये देने में भी बड़ा समर्थ था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो 30 रुपये नहीं है, मैं फीस नहीं दे सकता जी। और उन्होंने कहा नहीं दे सकते तो वापस जाओ जी। अब जब ये सुनना था तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मतलब मेरी तड़प जो थी कि आज मेरे पास, मैं इतने समर्थ्य नहीं है मेरे पास कि मैं इनसे सीख सकूं या 30 रुपये दे सकूं। तो मैंने कहा गुरुजी कोई और विकल्प है इसका? जी। कहने लगे करते क्या? मैंने कहा करता तो मैं जो भी था मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे अब संगीत ही सीखना है केवल। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, सुबह यहाँ पर आ जाओ, ये जो मेरा संगीत कक्ष है इसको खोलो जी। इसमें साफ सफाई करो और सारा दिन वहाँ बैठो, और एक तानपुरा मैनुअल जो था उस समय वो मैं आपको मिला के दे दूंगा, उसके ऊपर आप रियाज करो। यानी पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन आपने किया? हाँ, मैंने तो किया, और उन्होंने भी मुझे बताया। ये मुझे बहुत बाद में जाके समझ आई, उसका भी मैं वृत्तांत आपको सुनाऊंगा कि कंडीशन ये थी कि सारा दिन आप वहीं रहोगे, आप साफ सफाई करोगे, जो भी वहाँ मिलने जुलने वाला आएगा वहाँ से आप, स्टोव रखा हुआ था, एक चाय की पत्ती थी, केटल थी, आप चाय बनाओगे, सबको पिलाओगे, और उसके बाद वो बर्तन उठा के बर्तन धोने, ये सब काम किया हमने। और रात तक वहाँ बैठते थे, जो सीखने वाले आते थे तो साइड में हम बैठे हुए, और कभी मौका लगा तो वो तानपुरा छेड़ना उन्होंने सिखाया था। आजकल तो मैनुअल तानपुरे बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत प्रचलन था और मैनुअल से ही सीखा जाता था जी। तो वो हम सीखते रहे। मुझे याद है
एक राग यमन, क्योंकि आज भी हम जब बच्चों को शुरू कराते हैं इनिशियली तो राग यमन से ही शुरू कराते हैं। राग यमन को रागों का राजा भी कहा जाता है। जी जी। और ये नहीं है कि यमन हमने इनिशियली कराया तो यमन आगे चलकर नहीं सिखाया जाता। जो हमने यमन वहाँ सीखा, उसके बाद हम बीए में आए तो यमन सीखा, हम एमए में गए तो यमन सीखा, एमफिल में गए तो यमन सीखा, लेकिन उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो उन्होंने यमन राग हमें सिखाया। चल रहा है पेवा में प्रोग्राम चल रहा है, करनाल में प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरीके से ईश्वर ने शायद वो मेरी प्रार्थना सुनी कि उससे जो मेरी अर्थव्यवस्था थी, प्रार्थना भी सुनी और वो परीक्षा भी थी आपकी। परीक्षा भी थी। हालांकि बाद में बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आपने ये ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया, ये किया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने किसी के आगे कभी हाथ यूं नहीं किया। जी। कभी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने वहाँ गाया, वहाँ से मुझे पैसे मिलते थे और एक गाड़ी जो है वो पटड़ी पर दौड़ने लग पड़ी। तो ये सफ़र तो चलता रहा। लेकिन म्यूज़िक जो क्लासिकल म्यूज़िक है या ये संगीत के साथ मैं कैसे जुड़ा, मुझे किसी ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में यहाँ जी म्यूज़िक मैं यही सब्जेक्ट चर्चा है। आपसे करना चाह रहा था कि क्योंकि जो आधार है संगीत के आधार, वो सबसे पहले ग्रेजुएशन है, यानी स्नातक की एक डिग्री है संगीत में, और उसके बाद जो एमफिल है, पीएचडी तो एक बाद का मुकाम है। ये दो इम्पॉर्टेंट फील्ड हैं जिसके लिए जो आधार हैं आपके जीवन का, संगीत का आधार है। तो मैं चाहूँगा कि उसमें क्योंकि मुझे ये मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जब स्थापना हुई, पहली बैच में आपने उसमें एडमिशन लिया और वहाँ पर संगीत की कक्षाएं भी शुरू हुई। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं वो मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि पहला बैच था या दूसरा, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हीं दिनों गवर्नमेंट कॉलेज खुला था कि मुझे किसी ऊंचे मुकाम को हासिल करना है। बेशक घर की परिस्थितियां नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। और जो पैसे मेरे पास अर्जित थे उन दिनों दयाल सिंह कॉलेज में नाइट कॉलेज हुआ करता था। जी जी। पता नहीं आपको याद होगा शायद। याद है, मुझे भी याद और है। मेरे बहुत से सहपाठी जॉब किया करते थे और शाम को पढ़ने जाते थे। ये थोड़ा तो मुझे दिन में हम पढ़ते याद थे, शाम को मैंने वहाँ दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो फर्स्ट ईयर में वहाँ से कर चुका था। और फर्स्ट ईयर करने के बाद आप ये देखिए कि जब फर्स्ट ईयर करने के बाद आपको पता लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट शुरू हो गया है, तो मेरी खुशी का कोई पारावार नहीं था। तो मैंने अपने उन्हीं गुरुजी से, आरसी शर्मा जी से रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ खुल चुका है और उसमें संगीत है। और मैंने सुना है कि वहाँ डॉक्टर आर.एन. सिंह जो HOD म्यूज़िक डिपार्टमेंट है वो आए हैं और उनका बहुत नाम है, तो मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ वहाँ। तो गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा और सीधे मेरे को डॉक्टर आर.एन. सिंह जी के यहाँ 13 सेक्टर में वहाँ से मेरा फिर ये सफ़र शुरू हुआ। आप भी मेरे साथ थे उन दिनों। गए हरियाणा के सभी जितने कॉलेजेस थे जो इंटर जोनल में रिकमेंड हुए थे हर विधा में। तो जम्मू कश्मीर गए हम, NK बत्रा जी हमारे साथ हुआ करते थे और ये सारी टीम हम गए। तो वहाँ पर मुझे याद है आज भी कि जब हम वहाँ गए जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ मैंने स्वरचित एक कव्वाली गाई थी। उन दिनों कव्वाली भी हमारी एक विधा हुआ करती थी और मुझे लिखने का शौक शुरू से था। तो मैंने सोचा कि कव्वाली लोग इसके मिजाज की कव्वालियाँ गाते हैं, देशभक्ति की भी गाते हैं। तो मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, सूफियाना। मैंने कहा सूफियाना, और सूफियाना मुझे समझ नहीं थी कहाँ से लें। तो मैंने स्वयं एक रचना लिखी, ऐ सरकार आलम करम कीजिए, मेरी ज़िंदगी बेरहम कीजिए। तो कव्वाली खुद कंपोज की, खुद लिखी। तो उस समय बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि यार ये कव्वाली कौन सुनेगा, लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो कव्वाली यहाँ फर्स्ट आई, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई। और उस कव्वाली को लेके हम जब कश्मीर में पहुँचे, कश्मीर में हम सब लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे कैंप फायर था। तो जम्मू कश्मीर के मंत्री वहाँ आए हुए थे कैंप फायर में। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। वो मेरे से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझे अपना न केवल हस्ताक्षर दिए बल्कि मुझे अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिया। उस समय तो ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे कि जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आप कश्मीर में आए तो आप मुझसे मिलना, कहीं आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए वो खुशी कम नहीं थी
तो वो कव्वाली सुन के उन्होंने मुझे, वो इनाम था मेरा, और साथ में ये कहा कि अगले दिन मैं फ़ोन कर देता हूँ, कल दूरदर्शन पे आप चले जाना और आपकी रिकॉर्डिंग होगी। और अगले दिन हम दूरदर्शन पे गए, हमने अपने गाने रिकॉर्ड किए, और मुझे याद है कि वो पूरी टीम को 766 रुपये का एक चेक मिला था। वो चेक में लेके सारे लोगों को दिखाता रहा कि देखिए मैं दूरदर्शन पे गा के आया और मुझे ये चेक मिला है। तो इन चीज़ों में ये सफ़र का एक हिस्सा थे। डॉक्टर साहब, अभी इस टनल की जो बात चल रही है, आपने चर्चा की कि हम ऐसे ऐसे पहुंचेंगे अपने ऑफलाइन से भी ऑनलाइन से भी, तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि क्या अभी एजुकेशन, जो संगीत की एजुकेशन है, वो उन बच्चों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही, उसमें टनल क्या योगदान देने वाला है? मैं इस बात के विषय में चाहूँगा कि आप चर्चा करें। देखिए, आज समय की बहुत बड़ी मांग है, व्यक्ति के पास समय नहीं है, आने जाने के साधन, इतना ट्रैफिक है कि वो बच्चे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सीखने के लिए जा पाना संभव सभी के लिए नहीं हो पा रहा जी। दूसरी, राइट मेंटोरशिप के लिए आपको ये पता ही नहीं है, आप चूज नहीं कर सकते कि कौन, हु इज द राइट पर्सन, कौन अच्छा गुरु हो सकता है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है। अब संगीत तो हम जनरली बोल देते हैं, आपने भी संगीत पे बहुत सारे प्रश्न किए, बट संगीत इतना छोटा सा विषय नहीं है जी। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर किस चीज़ का डॉक्टर है? ऑर्थोपेडिक्स का है, या फिजिशियन है, या हार्ट का है, या कोई भी, कितनी चीज़ें हैं। ऐसे ही संगीत की जब बात होती है तो संगीत सीमित नहीं है, संगीत वोकल भी है, वोकल के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, लाइट इंडियन है, लाइट इंडियन में भी फिर गीत है, गज़ल है, भजन है, डिवोशनल म्यूज़िक है, फोक सॉन्ग है, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है ये। उसके बाद दूसरी तरफ हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में भी बहुत लंबा विस्तार है। कुछ गिटार सीखना चाहता है, कोई तबला सीखना चाहता है, कोई हारमोनियम सीखना चाहता है, कोई कैसियो सीखना चाहता है, कोई सितार सीखना चाहता है। तो देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, और सब तक कैसे पहुंचा जाए? एक इंस्टीट्यूशन में भी सब टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो टनल ने क्या किया, या वॉइस ऑफ इंडिया की एक हमारी बॉन्डिंग है उनके साथ, तो हम हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पहुंचा जाए, राइट मेंटोरशिप, बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जा सके, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे अध्यापक होंगे तो उनका हम सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए आज समय की मांग है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बच्चों को, अपने साथियों को, अपने युवाओं को संगीत के साथ मैक्सिमम जोड़ सकें और एक अच्छी क्वालिटी दे सकें। उसके साथ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे के लिए काम कर रहे हैं जी। हमारा मकसद केवल और केवल इतना है कि उन विद्यार्थियों तक जो संगीत सीखना चाहते हैं बट उनके पास साधन नहीं है। आज पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, लड़कियों को कहाँ भेजा जाए सीखने के लिए, उनकी चिंताएं अपनी हैं, या यूथ को, हम युवाओं को कहीं भेज रहे हैं वो भटक ना जाएं। तो इस माध्यम से, टनल के माध्यम से, वो जो है घर बैठे ऑनलाइन संगीत की शिक्षा और अच्छे गुरुओं के द्वारा सीख सकते हैं। और इसलिए टनल की जो है एक रचना हुई जो वॉइस ऑफ इंडिया उनके साथ कनेक्ट होके आगे कार्य करेगा। कुछ नहीं उसमें। अभी डॉक्टर साहब एजुकेशन की बात हुई, आपने जो पढ़ाई लिखाई उसकी बात हुई, और बचपन में कितनी कठिनाई से आपने जीवन को जिया, एजुकेशन की बात भी पूरी हो गई। एक और छलांग आपने लगाई जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा विशेष रूप से। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था, वो वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम था जिसका नाम था ज़ोहरा बाई अम्बाला वाली, और उसमें हमने वॉइस ऑफ इंडिया के एक वेबसाइट को जो कि sternal.com के साथ उसका लॉन्च किया। मैं चाहूँगा कि अब हम चर्चा करें कि वॉइस ऑफ इंडिया क्या है और वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से आप अभी तक क्या कुछ कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में क्या देखते हैं। हम किन स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन दिलवाएंगे, सिखाएंगे, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। जैसा कि आपसे चर्चा करते हुए मैंने देखा कि आप इसको सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहते हैं, और संगीत के अलग अलग कॉलेजेस या सेंटर आप सारे
हिंदुस्तान में या विदेशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन करने वाले हैं, जिसमें sternal.com आपका पूरा सहयोग करने वाला है। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें, ताकि हम लोगों तक सूचना पहुँचे कि संगीत के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हरियाणा में किया जा रहा है। हाँ, इस पे भी मैं चर्चा करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया क्यों बना, कब बना, कैसे बना, इसके पीछे भी कहानी तो बहुत लंबी है जी। जब अभी मैं ये मेरा सारा कार्य चल रहा था, सीखने का, सिखाने का, जॉब का, उस दौरान हमारे यहाँ करनाल के एक मेरे मित्र थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें, मुझे एक्टर बनने का शौक है और तुम्हें गायक बनने का शौक है, तो मुंबई चलते हैं। जी। प्रवीण शर्मा उनका नाम है, और बाद में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम भी किया। और एक्टर बनने के लिए वो खुद तो जाना चाहते थे और मुझे साथ में लेके मुंबई चले गए। और मुंबई में दादर कोलीवाड़ा में हम उनके किसी रिश्तेदार के घर में रहते थे। तो जब हम गए तो एक उनकी मदर थी जिनके यहाँ हम गए, और एक वो खुद थे जो वो टैक्सी चलाते थे वहाँ। पहले दिन हमारा खूब आवभगत हुआ, उन्होंने सेवा भाव से हमें वहाँ ठहराया। 3-4 दिन बाद जब उनको लगा कि ये लोग तो पता नहीं किस मकसद से आए हैं, तो उन्होंने पूछा, बेटा आप वापस कब जा रहे हो? हमने कहा जी वापस नहीं, हम तो यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आए हैं। तो वो बोले कि स्ट्रगल करने के लिए आए तो फिर कोई और जगह देख लो, यहाँ पर ना मेरे पास समय है ना मेरे बेटे के पास समय है। मुझे जहन में आ रहा है वो फिल्म शायद इसीलिए तो नहीं बनी कि आती थी तुम कब जाओगे। हाँ, तो उन्होंने ये सवाल किया मेरे से। अपने जितने भी संगीत के तालिब इल्म हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि संगीत ना केवल सीखने से आता है, बल्कि अगर आप सिखा रहे हैं किसी को तो बहुत कुछ आप बच्चों से भी सीखते हैं, अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं, या बहुत कुछ सुनने से आता है। हमारे बड़े बड़े लीजेंड्स जो हैं उनको सुनना शुरू किया, उससे बहुत कुछ ज्ञान अर्जित होता गया। आप विश्वविद्यालय में आपने सीखा ही था कुछ, तो बच्चों को सिखाते 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 बहुत कुछ आना शुरू हो गया। और जब हम एमए कर रहे थे, एमए प्रीवियस तक तो मुझे पता ही नहीं था, बस वही अलाप तान, वही रटा रटाया करना। लेकिन वो ईश्वर प्रदत्त होता है कि जब किसी चीज़ का ज्ञान आता है या अवतरित होता है तो आपको एक पल में वो हो जाता है। तो धीरे 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 मुझे लगा कि राग कैसे गाना है, राग की बढ़त कैसे करनी है, राग का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, राग को आपने सामने वाले तक, जो सामने आपको सुन रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। इस विषय पे एक विशेष कार्यक्रम का निर्माण भी करेंगे हम डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो आप इस बार अभी जो चर्चा कर रहे हैं राग के विषय में, तो वास्तव में मैं समझता हूँ कि एक अलग से एक एपिसोड किया जाएगा इसके बारे में, जिसमें रागों के बारे में चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, एक अलग से एपिसोड भी करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था आपसे, तो मैं चाहूँगा कि उसी पे दोबारा आप आते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया का आपने निर्माण किया और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो मैंने पहले भी प्रश्न आपसे किया कि वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से या स्टर्नल के माध्यम से हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो संगीत सीखने वाले हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन तक हम कैसे पहुँचने वाले हैं, उनको हमारे ज्ञान से, आपके ज्ञान से क्या कुछ हासिल होने की संभावना है, वो भी मैं चाहूँगा कि आप इस पे चर्चा करें। हाँ, अब इस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 25 साल हो गए वॉइस ऑफ इंडिया की स्थापना हुए जी। उन दिनों ये भी एक ईश्वर प्रदत्त रचना थी कि कॉलेज में तो मैं लग गया, साथ में मुझे ये था कि मेरा बेटा है, उसको भी इस क्षेत्र में मुझे लाना है। तो करन गेट पे जो मैंने अपना विद्यालय बनाया हुआ था संगीत का, वहाँ एक छोटा सा स्टूडियो, उसके लिए भी ईश्वर ने कोई जो माध्यम बना के भेजा, ओपी वर्मा जी हैं। तो ये मेरे पास एक दिन आए कि मुझे स्टूडियो का काम आता है लेकिन मेरे पास स्थान नहीं है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टूडियो आरंभ करते हैं। तो हमने वहाँ एक छोटा सा स्टूडियो आरंभ किया। और उन दिनों मुझे याद है कि इलेक्शन के दिन थे, रोज़ इतनी इलेक्शन की, क्योंकि वॉइस डबिंग हम खुद करते थे, रिकॉर्डिस्ट हमारे पास था ही, तो शाम को हम देखते थे आज कितने पैसे आ गए। इलेक्शन कौन जीता कौन हारा वो एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ हमारे हरियाणवी रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा हुआ करती थी।
तो वो स्टूडियो चलते 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 फिर ये था कि बड़ा स्टूडियो बनाया जाए जिसमें आज आप बैठे हैं। जी। तो उस समय तो ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा का सबसे बड़ा स्टूडियो था। आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बड़ा स्टूडियो भी बना पाए होंगे, कोई हो सकता है कोई हो। हाँ, आज आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता लेकिन उन दिनों हम मुंबई गए, सारे स्टूडियोज हमने देखे। तो छोटे छोटे वहाँ स्टूडियो, जितना ये बड़ा स्टूडियो हो तो इतने इतने जगह में 3 स्टूडियो 4 स्टूडियो चलते हैं वहाँ। तो हमने पर्पज़ हमारा क्या था कि यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग्स कराने का, हरियाणवी ज़्यादा चलती थी, तो हमने निर्माण किया इतने बड़े स्टूडियो का। और साथ साथ जब ये स्टूडियो बन गया तब ये था कि अब आपने तो जो मुकाम हासिल करना था कर लिया, लेकिन संगीत के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाए। मैंने ये कभी नहीं कहा आई मे नॉट बी ए गुड सिंगर, आई मे नॉट बी ए गुड टीचर, बट मेरे मन में एक लालसा थी, एक ख्वाहिश थी कि संगीत के लिए मैं क्या करूं, नए व्यक्तियों को कैसे स्थान देना है, नए कलाकारों को स्थापना के लिए उनके लिए काम किया कि जो जिन अभावों में मैं बनाऊं, जी, उन अभावों में बहुत सारे लोग होंगे जो संगीत सीखना चाहते होंगे, संगीत के जिज्ञासु होंगे, उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया आज से 25 साल पहले। ये स्टूडियो का नाम भी वॉइस ऑफ इंडिया है। तो हमने उस प्लेटफॉर्म को बनाया वॉइस ऑफ इंडिया और उसको वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड कराया हमने जी। और पहला प्रोग्राम हमने शुरू किया, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद वो गुरु नानक खालसा कॉलेज में हुआ था जी। तो हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म जोड़ा रफ़ी नाइट की, और उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया कि जो गाना चाहते हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और हमने हर साल नाइट्स करना शुरू किए, मुकेश नाइट, किशोर नाइट, उनमें बहुत सारे लोगों को हम जोड़ते गए और एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ कलाकारों का जुड़ गया जी। और आज 25 साल से हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, आज तो हम कह सकते हैं गर्व से कि जैसी नाइट्स चंडीगढ़ में होती हैं, दिल्ली में होती हैं, उस स्तर तक हमने अपने आप को लाने की कोशिश की है। सफलता असफलता की चिंता नहीं करते हुए कोशिश की है। और इन नाइट्स में हमने पिछले 25 साल से कोई साल ऐसा नहीं गया जब हमने ये कार्यक्रम नहीं किया हो। और बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर हमने NDRI ऑडिटोरियम में किया, गोल्डन मोमेंट में किया, गुरु नानक खालसा कॉलेज में किया, मंगल सेन ऑडिटोरियम में बहुत सारे कार्यक्रम किए, करनाल क्लब में बहुत सारे कार्यक्रम किए। और इसमें फिल्म जगत की हस्तियां बहुत सारी, असरानी जी हमारे साथ जुड़े, अनिल धवन जी हमारे साथ जुड़े, अनूप जलोटा जी हमारे पास आए, शाहिद रफ़ी हमारे पास आए। तो ये सारा कारवां तब से चलता जा रहा था, अनवरत चलता रहा। अब इसके बाद भी जो पिपासा शांत नहीं हुई कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए, और यह सोच अभी काम कर ही रही थी। तो हमारे एक और साथी हैं, वो साथी क्या मित्र भी कहूँ, मेरे बेटे के समान भी हैं जी, राकेश सचदेवा जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई और यहाँ मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्होंने भी ज़मीनी स्तर से उठकर जी, अपनी बुलंदियों को छुआ है, एक मुकाम को हासिल किया है, कानन की स्थापना की, जिसकी चर्चा सभी हमारे शहर के लोग जानते हैं। विख्यात ग्लोबल उन्होंने फाउंडेशन स्थापित की। यहीं से मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने विख्यात ग्लोबल की फाउंडेशन की इसलिए स्थापना की कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए और किस स्तर पर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, और ये जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पे काम करना था उनको, और उन्होंने वो काम किया। और जब हम उनसे बहुत रूबरू हुए, बहुत करीब आए, हालांकि जानता तो मैं उनका, जब हम बाल्यकाल से मैं उनको जानता हूँ, उनके पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं हमारे, लेकिन इन्होंने जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से अपने आप को ऊंचा उठाया, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पार्क है जो किसी के लिए, लोगों के लिए, यूथ के लिए कुछ करना चाहता है। तो मैं उनके साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद हमने विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से भी बहुत कुछ किया।
तो मैंने एक दिन अचानक उनसे जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि जितने भी संगीत के तालिब इल्म हैं या जो सीख चुके हैं, बड़ा चिंता का विषय आज भी लोग कॉलेजेस में बीए कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एमए म्यूजिक कर लिया, एमफिल कर लिया, लेकिन जॉब्स नहीं है। और इंस्ट्रूमेंटल में विशेषकर जॉब नहीं है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट सितार होता है। सितार सीखने के बाद आजकल कहाँ जाएगा, जॉब्स है नहीं जी। तो या उसको कहीं स्टूडियो में काम मिल जाए, अदरवाइज महफिल में तो वो सितार के प्रोग्राम बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल जी। तो मैंने अपनी भी मेरी कोशिश ये है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है बताते हुए कि उन सभी स्टूडेंट्स को सिखाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उनको किस तरीके से एक जॉब ओरिएंटेड जॉब अरेंज, हाँ, उनके लिए जॉब भी स्थापित की जाए। और आज करनाल के अंदर आसपास के क्षेत्रों में ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 75% से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्कूल्स में काम कर रहे हैं, मेरे माध्यम से या अन्य माध्यम से, लेकिन वो दे आर डूइंग वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे स्टेज पे काम कर रहे हैं, अच्छे सिंगर्स के रूप में स्थापित हैं, बहुत सारे अच्छे गिटारिस्ट के रूप में, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हमारे स्टूडियो में एज रिकॉर्डिस्ट काम कर रहे हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ कार्य करने को है, जॉब है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको और विस्तार कैसे दिया जाए, उसके लिए तो जब हमने राकेश सचदेवा जी से बात की तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम क्यों ना मिलकर वॉइस ऑफ इंडिया और स्टनल, उन्होंने नाम एक सुझाया। स्टनल मीन्स, जो मैं समझ पाया हूं कि स्टूडेंट के लिए एक फनल जी, तो उनके तारतम्य कैसे बिठाया जाए। जो करनाल, हरियाणा या पूरे देश में संगीत सीखना चाहते हैं, उन तक हम कैसे पहुंचे जी। तो उसके लिए दो माध्यम चुने गए। एक जो हमारी ऑफलाइन क्लास है, जो हम रेगुलर लगा भी रहे हैं और आगे इसका और भी विस्तार करेंगे। गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल में भी क्लासेस होंगी, यहाँ स्टूडियोज में भी होंगी और अन्य जगह पर। और हम उर्वशी में भी उर्वशी ललित कला अकेडमी एक बहुत बड़ा नाम है आज, तो उसमें भी बहुत सारे संगीत के तालिब इल्म हमारे पास आते हैं जो सीख रहे हैं, सीख के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत से साधन हैं, हमारे पास स्थान है जहाँ पर हम संगीत सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे। तो इसका और विस्तार करने के लिए अब हम स्टनल और वॉइस ऑफ इंडिया ने एक आपस में बैठकर ये हमने निश्चय किया कि हम अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप शुरू ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे। और जितने भी हमारे संगीत के स्टूडेंट भी हैं, अब इनके पास जॉब नहीं है, एक अच्छा गिटारिस्ट है, वो जॉब नहीं है उसके पास, तो वो अपने लेवल पे तो कर ही रहे हैं जो भी करना है। तो उसको स्टनल या वॉइस ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म देगा जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और उसके लिए नॉमिनल से फीसेस हमने रखी हैं। जो अभाव हमने खुद महसूस किया कि फीस के अभाव में हम नहीं सीख पाते थे उन दिनों, तो ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई यूथ जिसको संगीत में रुचि है, हाँ, और वो इन अभावों की वजह से ना पीछे रह पाए, तो उसके लिए हम अब प्रयासरत हैं। हम जगह जगह पहुंचेंगे। एक बहुत अच्छा हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऑनलाइन, और मतलब इसको इजी गोइंग है, ये फीस बड़ी नॉमिनल है, और वो कनेक्टिविटी जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहेगी। उसमें जो है वो स्टनल और वॉइस ऑफ इंडिया का एक जी, जो हम कह सकते हैं कि बैक पे। मेरा एक सवाल बीच में और भी है आपसे कि हमने वॉइस ऑफ इंडिया बना लिया और ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और हम अलग अलग राज्यों में या अलग अलग ज़िले में अपनी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे। उसके अलावा हम ऑनलाइन भी करेंगे कक्षाएं, आपने बताया। हमारे जो लोकल कॉलेजेस हैं, लोकल स्कूल्स हैं, या हरियाणा के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे हमको कैसे जुड़ पाएंगे? क्या इसके विषय में कोई और लोगों से आपकी चर्चा हुई है? अलग अलग किन किन क्षेत्रों में चर्चा हुई है, और हम कब से इसको शुरू करने का एक प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब से ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। बैठक होती रहती है हमारी राकेश जी के साथ, और स्टनल के विषय में, वॉइस ऑफ इंडिया के विषय में, या इसको कार्य को कैसे
और प्रगति की जा सकती है, दिशा दी जा सकती है। बहुत से कॉलेजेस से हमारी बात चल रही है जी। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ इस बात का कि हमारी जो NEP नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट की हिदायत है कि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक मंत्रालय भी मैं समझता हूँ कि अब आ चुका है जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है। मंत्रालय भी आ चुका है, लेकिन अब मंत्रालय तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। जी। करने को तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे कि हमारे जितने भी ये म्यूजिशियंस हैं, जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, जो लेकिन वो म्यूजिशियंस भी जो हरियाणा की संस्कृति के लिए जिन्होंने काम किया, हरियाणा की संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपका जो चैनल है उसके माध्यम से हम इसमें बहुत काम करेंगे। जी। और बहुत सारे हमारे कलाकार ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, आज उनके पास कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है। जी। तो उनके लिए क्या करें, ये हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। लेकिन अपने स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हम सभी कॉलेजेस में अब उनके प्रिंसिपल से, उनके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और तो NEP में स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं समझता हूँ स्किल डेवलपमेंट के लिए आज के दौर में, आज की डेट में संगीत से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देख लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री में, बेशक फिल्मों में संगीत का प्रचलन कम हो रहा है, गाने कम बन रहे हैं, फिल्में कम बन रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से माध्यम हैं। आप शोज कर सकते हैं, आप ट्यूशन दे सकते हैं, आप अपने सेंटर्स चला सकते हैं, आप होम ट्यूशन दे सकते हैं। आप अब गिटार छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े बच्चे को, सबको शौक है। मुझे याद है यहाँ हमारे आजकल तो SP हैं, शायद उससे भी बड़े रैंक पर हैं, वो यहाँ सीखने आया करते थे। जी। तो संगीत सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उनके बच्चे यहाँ सीखने आते रहे। तो ये कम नहीं हुआ है, इसका प्रचार प्रसार और बढ़ रहा है और माध्यम भी बहुत बढ़ रहे हैं। एक संगीत सीखा हुआ व्यक्ति जितना भी वो चाहे, मैं सोचता हूँ कि अगर उसमें प्रतिभा है, टैलेंट है अच्छा, तो जितना भी चाहे वो अर्न कर सकता है। वो शायद किसी और प्रोफेशन में इतना ना हो। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए संगीत को और बढ़ावा देना चाहिए हमें। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उनको हम रिकॉर्डिंग इंजीनियर बना सकते हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग का काम सिखा सकते हैं, उनको हम वॉइस ओवर का काम सिखा सकते हैं। हमारे पास स्टूडियो में बहुत बड़े बड़े नेता भी आए हैं जिनको यहाँ ट्रेनिंग दी गई है वॉइस ओवर की। ये वॉइस ओवर की जरूरत तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, भाषण की भी ट्रेनिंग मुझे पता लगा आपने दी है उनको। हाँ, भाषण की भी दी है। जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं अंतिम 2 प्रश्नों के साथ इस आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। सबसे पहले जब चर्चा हम कर रहे हैं संगीत की, जी, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर संगीत आ गया, क्रिमिनल उसके शरीर से, उसके मन से, उसके हृदय से बाहर निकल गया, वो क्राइम नहीं कर सकता। जी। क्या ये सत्य है? 100%। जी। संगीत एक संवेदनशील विषय कहूँ अब, कि जो व्यक्ति संवेदनाओं से भरा हुआ है। जी। मैं समझता हूँ एक 12th नाइट हमने पढ़ा था BA1 में, उसकी फर्स्ट उसमें है कि जिस व्यक्ति को संगीत और फूलों से प्यार नहीं है वो पशु तुल्य है, वो जानवर के समान है, वो संवेदनहीन है। तो जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं हैं वही संगीत से जुड़ा रह सकता है। और संगीत तो है ऐसा विषय जो अध्यात्म का विषय है, ज्ञान का विषय है। आपको स्ट्रेस बस्टर हम जिसे कह सकते हैं, जिसके पास संगीत है, वेयर देयर इज म्यूजिक देयर इज नो नीड एट ऑल। तो हम ये सोचते हैं कि जहाँ संगीत है वहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। हम कितना भी धन अर्जित कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, अंततः हमें शांति की तलाश में निकलना पड़ता है। हम किसी से पूछते हैं कि आज आपने 1 लाख कमा लिया, फिर करोड़ कमा लिया, फिर अरबपति हो गए, व्हाट नेक्स्ट? तो कहता है जी अब शांति। तो शांति तो कहीं नहीं है। लेकिन जिसके पास संगीत है वो पीसफुल माइंड, वो क्राइम कर ही नहीं सकता। पीछे एक लेख आया था वेनेजुएला का, वेनेजुएला में क्राइम रेट जो 100% था। जी। तो वहाँ उनको किसी ने ये मशवरा दिया कि आप अपने यहाँ जितने भी नवजात शिशु जहाँ पैदा होने वाले हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी,
तो वहाँ पर म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप चलाना शुरू करो, या सोसाइटीज़ में जहाँ भी आपको पार्क हैं, जहाँ भी कॉमन प्लेसेस हैं, वहाँ म्यूज़िक चलाना शुरू करो। तो उन्होंने वो म्यूज़िक शुरू किया वहाँ, उन हॉस्पिटल्स में भी और सार्वजनिक स्थानों पर भी, और 7-8 साल के अंदर वहाँ का क्राइम रेट लगभग ख़त्म हो गया जी। तो ये संगीत का ही एक चमत्कार है, संगीत का एक जादू है कि क्राइम नहीं कर सकता आदमी। जिसके पास संगीत है उसके पास सोचने को कुछ नहीं है, वो ईश्वर के साथ जुड़ेगा, वो संगीत की संवेदनाओं के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 100% ये सत्य है कि जहाँ संगीत है। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को ख़त्म करें, ऐसा संभव नहीं है कि आप हमारे सामने हो और आपसे कुछ सुना ना जाए। मैं चाहूँगा कि कुछ स्वर लहरी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। एक गज़ल के 2 अशार। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुमको भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। वो दिल है क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, रहेगा साथ तेरा मेरी जिंदगी बनकर। ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए, और एक बार फिर आपसे मिलेंगे। और इस गाने में मेरा कुछ अर्थ भी छिपा हुआ है कि हम आप लोगों से भी चर्चा हुई, तो जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी ने वफा की, तो हम संगीत के लिए कार्य करते रहेंगे और आपका प्यार मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ क्राइम नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब इस एपिसोड के लिए मैं इससे पहले कि आपका धन्यवाद करूं, और मैं चर्चा करना चाहूँगा सुबह सवेरे लेके तेरा नाम, एक ऐसी प्रार्थना जो आज सारे हिंदुस्तान में गाई जा रही है। यूट्यूब पे 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप है उसकी आपने रचना की, डॉक्टर साहब ने उसको लिखा, उसका संगीतबद्ध किया। उसके लिए मैं मेरो हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हम एक और इंटरव्यू आपके साथ करेंगे। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी अब आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि अगले एक नए एपिसोड में एक और नई हस्ती को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। मेरो हरियाणा, हमारा हरियाणा।